हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार करंट अफेयर बीपीएससी 66 के लिए सीरीज चल रही थी। उसमें हमने 2 वीडियोस कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियोज में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल झील, ठीक है। जब गोगाबिल झील को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स बॉव लेक, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो को कंप्लीट किया था। तो बिहार का पहला जो सामुदायिक रिजर्व है, पहला वाला, तो उत्तर में महानंदा, दक्षिण में उत्तर में महानंदा कड़खर और दक्षिण में पूर्व में गंगा बहती है, ठीक है। कटिहार जिले में है, ठीक है। दीपक कुमार हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बिहार के, ठीक है। इन्होंने 2 अगस्त 2019 को इस क्षेत्र का 57 हेक्टेयर हिस्सा सामुदायिक रिजर्व में और 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था। और आपको बता दें कि जो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल झील है, ये बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। ठीक है ना। जो 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व के रूप में है, तो वो 30 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो 15वां संरक्षित क्षेत्र है और पहला सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ पक्षियों की प्रजातियों के बारे में बताया था हमने, जैसे कि 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें 30 तो प्रवासी ही हैं, ठीक है। अब आज हम उसके आगे देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के साथ साथ जो पीडीएफ दी जा रही है उनको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इतना तो टाइम है कि आप पढ़िए। पेपर है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, तो पीडीएफ के साथ साथ वीडियो को देखते रहिए। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। जो गलतियाँ पहले हुई हैं उनको ना दोहराया जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आईयूसीएन क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है ना, रेड डाटा बुक जारी करता है, ये तो सबको पता है। रेड डाटा बुक जारी करने का काम किसका है? तो आईयूसीएन का है, ठीक है। तो उस रेड डाटा बुक में क्या होता है? जीवों के समाप्त होने के क्रम के बारे में बताता है ये। जैसे इसमें देखिए, लेसर एडजुडेंट पक्षी है, ठीक है। यह वल्नरेबल में आता है, वल्नरेबल श्रेणी में आता है आईयूसीएन के, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ और हैं, जैसे ब्लैक नेक्ड स्ट्रॉक है, वाइट इबिस है, वाइट आइड पोचार्ड है। तो ये नियर थ्रेटेंड में है, मतलब खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ही हम लिख दिए थे इसमें कि एक बार याद रहे, मान लीजिए प्रश्न आ जाए, ठीक है। चलिए, आईआईटी पटना, आईआईटी पटना है। आईआईटी पटना के निदेशक हैं प्रोफेसर प्रमोद जैन। कौन है? आईआईटी पटना के निदेशक हैं प्रमोद जैन। एक चीज़ और बता दें आपको, प्रोफेसर प्रमोद जैन जो हैं वो बीएचयू के भी निदेशक हैं, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के भी निदेशक हैं प्रोफेसर प्रमोद जैन, और साथ में पटना के भी, आईआईटी पटना के भी, ठीक है।
तो ध्यान रखना, IIT पटना के तो निदेशक है ही हैं, और साथ में IIT BHU के भी निदेशक हैं प्रोफेसर प्रमोद जैन। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या है भाई? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ये कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए जरूरी होता है। कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए जरूरी है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। प्रश्न तो ये आ रहा है। अगर मान लीजिए इससे आगे भी पूछा जाए इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि उत्पाद में कोई ऐसा कीट न हो जो वहाँ के लिए हानिकारक हो या फिर आयात करने वाले देश में प्रतिबंधित हो। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तो हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनके निर्यात में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उनकी जांच पड़ताल पहले ही हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा। तो ध्यान रखना, ये किस लिए है? कृषि उत्पाद निर्यात के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजगीर, राजगीर क्या है? राजगीर जो है, यहाँ राजगीर में जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर में जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल है 192 हेक्टेयर। 192 हेक्टेयर का जू सफारी का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। ध्यान रखना, जिसका काम अगस्त 2020 तक पूरा हो चुका है। ठीक है, पूरा होने की संभावना थी तो पूरा हो गया। ठीक है, इसमें 5 केज हैं। 5 केज मतलब होता है पिंजड़ा, है ना? तो 5 केज कौन कौन से हैं? एक शेर है इसमें, बाघ भी है, तेंदुआ है, हिरन है और भालू है। बाघ, तेंदुआ, शेर, हिरन और भालू। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें रहेंगी। तो जू सफारी का निर्माण हुआ है राजगीर में, इसलिए ये न्यूज में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संजय करोल कौन है? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 43वें न्यायाधीश हैं। ये संजय करोल मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 43rd 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये इन्होंने बेगूसराय सिविल कोर्ट में, इन्होंने क्या किया? बेगूसराय, ध्यान रखना, बेगूसराय सिविल कोर्ट में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया इन्होंने। ठीक है, बेगूसराय सिविल कोर्ट में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए, अच्छा, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ पे आए? ये भी प्रश्न हो सकता है, बिहार स्पेशल, है ना, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी आए हैं। बिहार में जो प्रवासी आए उनकी संख्या करीब है 21 लाख। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे अधिक किस जिले में आए बिहार के, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आए 1,56,000। 1,56,000 सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में आए। ठीक है, इसमें एक योजना चालू की गई इसी लॉकडाउन के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई इसी दौरान। ये जो 32 जिलों में लागू हुई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बिहार के 32 जिलों में लागू हुई है। 32 जिला बोले हम तो बिहार के बारे में बात हो रही, बिहार के ही 32 जिलों में चालू हुई है, शुरू की गई। इसका उद्घाटन जो हुआ है, शुरुआत हुई वो हुई खगड़िया से 20 जून को। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बिहार में 21 लाख आए प्रवासी मजदूर। सबसे ज़्यादा बिहार में किस जिले में आए? तो 1,53,000, 53,000 है। ठीक है, 1,53,000 है, 1.53।
1,53,000। पूर्वी चंपारण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई बिहार के 32 जिलों में, और इसकी शुरुआत हुई है खगड़िया से 20 जून को। ठीक है, ये भी एक स्पेशल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो बिहार में जो 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं? तो ध्यान रखना है, बाढ़, बाढ़, बगहा और दिनारा में 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में खोले जा रहे हैं, जो कि बाढ़, बगहा और दिनारा में हैं, स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है विशेष मछुआरा दिवस समारोह। विशेष मछुआरा दिवस समारोह मनाया गया है 10 जुलाई 2020 को। 10 जुलाई 2020 को विशेष मछुआरा दिवस मनाया गया है। यह जो है इसका आयोजन किसने किया? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसका? विशेष मछुआरा दिवस समारोह का आयोजन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा 10 जुलाई 2020 को किया गया। तो ये चीज इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक फैक्ट है बिहार के बारे में कि गत वर्ष में कितने मूल्य का कृषि उत्पाद निर्यात हुआ था बिहार में? तो बिहार में पिछली बार में की बात हो रही, तो सबसे ज़्यादा मतलब निर्यात, कुल कृषि उत्पाद जो निर्यात हुआ उसका मूल्य क्या रहा है? तो उसका मूल्य रहा है 1891 करोड़ रुपए का। 1891 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, कृषि उत्पाद की बात हो रही, ठीक, यहाँ पे और किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। और अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात हुआ। चावल का निर्यात तो कितना हुआ? चावल का 608 करोड़ रुपया। ठीक है ना, तो 608 करोड़ रुपया चावल का निर्यात किया गया। 1891 करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद निर्यात हुआ बिहार में, और सबसे ज़्यादा चावल का हुआ है। अगर बात की जाए कितने फसलों का कृषि उत्पाद निर्यात किया गया, ध्यान रखना है 35 कृषि उत्पाद का निर्यात हुआ है पिछले वर्ष में। ठीक है, तो 35 फसलों का निर्यात किया गया। चावल का सबसे ज़्यादा मूल्य है 608 करोड़ और टोटल है 1891 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और है, बिहार सरकार ने सभी लोक उपक्रमों को हर जिले में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोलने के निर्देश दिए। ठीक है, तो एक चीज प्रश्न अगर आ जाए कि किस राज्य की सरकार ने या किस राज्य सरकार ने सभी लोक उपक्रमों को हर जिले में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोलने के निर्देश दिए हैं, तो ध्यान रखना है बिहार सरकार ने किया। ठीक है, सभी लोक उपक्रमों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी जिलों में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोले, तो ये काम बिहार सरकार ने किया है। दूसरी चीज है कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा खाद्य तेल की खुली बिक्री पर 6 माह की जेल से लेके उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में ही खाद्य उपभोक्ता मामलों जो मंत्रालय है उसके द्वारा खुले खाद्य तेल की खुली बिक्री अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और फैक्ट याद रखते हैं थोड़ा सा कि बिहार में मास्क का डिमांड कोरोना काल में अधिक बढ़ गया। सब जगह बढ़ा, वो तो यूपी में भी है, यूपी में क्या पूरे भारत में है कि कोरोना काल में मास्क का डिमांड
अधिक बढ़ गया था। लेकिन एक चीज़ और है, स्पेशल है, जो बिहार में मास्क की डिमांड के साथ साथ उसकी भी डिमांड बढ़ी, तो वो है मिथिला पेंटिंग। ध्यान रखना है कि मिथिला पेंटिंग भी उसमें शामिल है। मिथिला पेंटिंग का भी डिमांड बढ़ा था मास्क के साथ में कोरोना काल में। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है बिहार के लिए, तो ध्यान रखना। बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल से ही, बिहार से ही संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए। फल्गु नदी, फल्गु नदी है, ठीक है। जो फल्गु नदी है, ये समाचार में क्यों रही, पता होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रदूषण के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रदूषण के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, ठीक है, फल्गु नदी के प्रदूषण को लेकर। ठीक है, यह जो है कहाँ से होकर बहती है, तो ध्यान रखना कि गया से होकर बहती। गया, गया के बारे में पता है ना, गया से होकर ये बहती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। याचिका की सुनवाई किसने की है, तो अभी 43वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के, उसमें संजय करोल और दूसरे हैं एस कुमार, इन दोनों की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। और ये याचिका किसने दायर की थी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। प्रतिज्ञा नामक सामाजिक संस्था ने याचिका दायर की थी फल्गु नदी के प्रदूषण को लेकर, जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने सरकार, राज्य सरकार से जवाब मांगे। वो याचिका प्रतिज्ञा नामक एक सामाजिक संस्था है, उसने दायर की थी और सुनवाई की है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ में। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए और देखते हैं क्या है। अनार शरीफा नींबू हब, अनार शरीफा नींबू हब, ये क्या है, ये 8 जिले भी दिए गए इसमें। तो अनार शरीफा नींबू हब बनाने का प्रोग्राम है बिहार सरकार का, जिसमें 8 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने अनार शरीफा नींबू हब बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया है, जो कि 8 जिलों में लागू होगा। और यह इंटीग्रेटेड उद्यान योजना के तहत काम होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड उद्यान योजना के तहत ये काम शुरू किया जाएगा। तो ये 8 जिलों में, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड उद्यान योजना कितनी जिलों में चलाई जाएगी, तो 8 जिलों में चलाई जाएगी अनार शरीफ और नींबू हब बनाने के लिए। एक और है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो 12 जिलों में चलेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड उद्यान योजना 8 जिलों में और इंटीग्रेटेड फार्मिंग 12 जिलों में। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का क्या मतलब भाई, ये खाली पड़ी जमीन पर मसाले की खेती करने का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होगा कि बगीचे में जो खाली पड़ी जमीन रहेगी उसमें मसाले की खेती होगी। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड उद्यान योजना जो 8 जिलों में चलाई जाएगी अनार शरीफा और नींबू के लिए, उसमें 8 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखना हमें। तो एक है बांका, दूसरा भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये 8 जिले इसमें शामिल होंगे। तो बांका है, भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये 8 जिले हैं जो कि इंटीग्रेटेड उद्यान योजना के तहत शामिल किए गए हैं। इसमें अनार शरीफा और नींबू के पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है,
एक है कि बिहार में लुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो जंतु विभाग है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के जंतु विभाग ने क्या किया, एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। तो ध्यान रखना है कि बिहार में लुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस कॉलेज ने एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। तो याद होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है और विभाग का नाम है जंतु विभाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का जंतु विभाग है, इसने क्या किया है, लुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए बिहार में क्या किया, एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो कौशल विकास प्रशिक्षण के मामले में देखा जाए तो बेगूसराय के युवा सबसे आगे हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के मामले में बेगूसराय के जो युवा हैं, युवा वर्ग, वो सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पे आता है लखीसराय, तीसरे पर समस्तीपुर और पटना का स्थान है 22वां। बिहार की बात हो रही है, ठीक है। तो बेगूसराय सबसे ऊपर है, फिर लखीसराय, फिर समस्तीपुर और 22वां स्थान आपका आता है पटना का। ठीक है, अब ये कौशल विकास प्रशिक्षण योजना कब शुरू हुई है, तो ध्यान होना चाहिए 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत क्या किया जाता है, युवाओं को संवाद कौशल और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, युवाओं को संवाद कौशल और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। कौन है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद? कौन है भाई? इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। ये चर्चित उपन्यासकार हैं बिहार के, बिहार के चर्चित उपन्यासकार हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। 1933 में छपरा में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखना छपरा में पैदा हुए हैं 1923 में। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं ये, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। इनकी किताबें भी रही, किताबें हैं जो कि उपन्यास हैं। एक तो है क्षिप्रा साक्षी है, दूसरा है कश्मीर की बेटी। क्षिप्रा साक्षी है और दूसरा है कश्मीर की बेटी। ठीक है, और अन्य रचनाओं की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी किताबें लिखे होंगे। 60 साल तक इन्होंने रचनात्मक साहित्य में सक्रिय थे। कौन? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। तो इनकी और किताबें क्या हैं, सिद्धियों के खंडहर, सुनो भाई साधो, तुंगभद्रा पर सूर्योदय, सरस्वती सदा नीरा, शहजादा दारा शिको जैसी किताबों की रचना की थी इन्होंने, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने। और 2 किताबें इनकी और, क्षिप्रा साक्षी है, कश्मीर की बेटी। ठीक है, इनको कुछ सम्मान भी दिए गए होंगे, जाहिर सी बात है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। तो इनके सम्मान क्या क्या रहे इनको ये भी पता होना चाहिए। इसमें से एक है 2017 में दिया गया अवंती बाई पुरस्कार। अवंती बाई पुरस्कार 2017 में दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य सेवी सम्मान भी इनको दिया गया है। तो अवंती बाई पुरस्कार 2017, गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य सेवी सम्मान। तीसरा है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए लाई जा रही योजनाओं के द्वारा एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ साथ मधुबनी आर्ट्स व भागलपुर सिल्क के उत्पादन पर जोर देने की बात की जा रही है। मतलब बिहार में जो प्रवासी मजदूर हैं वो आ रहे हैं, तो उनको रोजगार भी देना है, उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी। तो उन योजनाओं में एक तो है एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, मधुबनी आर्ट्स और भागलपुर सिल्क। ध्यान रखना 2 चीजें हैं, मधुबनी आर्ट्स और भागलपुर सिल्क के उत्पादन पर जोर देने की बात की जा रही है। ठीक है ना,
मधुबनी आर्ट्स और भागलपुर सिल्क उत्पादन पर जोर देने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे है नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण। ये क्या है? नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण ये हो रहा है सीतामढ़ी के पास भिट्टा मोड़ पे। सीतामढ़ी के पास भिट्टा मोड़ में, भिट्टा मोड़ है, भिट्ठा, सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण हो रहा है। अगर जो चेक पोस्ट बन रहा है सीतामढ़ी भिट्टा मोड़ वाला, भिट्ठा मोड़ का, ये बिहार में दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। ठीक है, तो पहला कौन सा, दूसरा तो ये है सीतामढ़ी के पास भिट्ठा मोड़ में, तो दूसरा, पहला है रक्सौल में। ठीक है, अच्छा, चेक पोस्ट जो बनेंगे इसका लाभ भी होगा। लाभ क्या है? नो मेंस लैंड में निर्माण पर विवाद थम जाएगा। नो मेंस लैंड में निर्माण जो होता है उस पर विवाद जो हो रहा होगा उसको थमेगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा। तीसरा है अवैध व्यापार पर लगाम लगाया जाएगा। ठीक है, तो अवैध व्यापार पर लगाम लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, नो मेंस लैंड में निर्माण पर विवाद थमेगा। ठीक है, सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ में दूसरा चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड बनाया जा रहा है, पहला आपका रक्सौल में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बीपी मंडल। बीपी मंडल क्या है? बीपी मंडल सेतु देखिए, ये कोसी और बागमती के संगम पर है। पहली बात, कोसी नदी है और बागमती, ये दो नदियां हैं, इनके संगम पर बीपी मंडल सेतु का निर्माण हुआ है। इसको हम डुमरी घाट पुल भी बोलते हैं। कोसी बागमती के संगम पर हुआ है इसका निर्माण, इसको हम डुमरी घाट पुल भी बोलते हैं। डुमरी घाट पुल भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, बीपी मंडल सेतु। ठीक है, कोसी नदी पर क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत मेजा घाट पर, कोसी नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत मेजा घाट पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो NHAI की ओर से नया पुल का निर्माण होगा, जो नाम है इसका महासेतु से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। ये महासेतु से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, महासेतु कौन सा? कोसी महासेतु। कोसी महासेतु से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, सहरसा में कमला बलान नदी पर नए पुल का निर्माण हो चुका है। ध्यान भी रखना, सहरसा में बहती है कौन सी नदी? कमला बलान नदी। कमला बलान नदी सहरसा में बहती है, इस पे एक नए पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कमला बलान नदी पर नए पुल का निर्माण हो चुका है और इस पे क्या है, आवागमन भी चालू हो गया, भाई बन गया तो, है ना। चलिए आगे भी देखते हैं। रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है SRS रिपोर्ट। ठीक है, SRS रिपोर्ट है 2018। तो SRS रिपोर्ट 2018 है, इसका पूरा नाम देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन इंडिया। इसको हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसकी स्थापना हुई है 1964-65 में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की स्थापना 1964-65 में हुई है। इसके हिसाब से बिहार में जो नवजात मृत्यु दर है वो है 25, 2018 के अनुसार। 2018 के अनुसार
25 है नवजात मृत्यु दर, ठीक है। इसको हम 2017 के लिहाज से अगर देखेंगे तो 2017 के लिहाज से 28 थी, 28, ठीक है। लेकिन 2019 में ये 32 रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 18 में कितना रहा, फिर 17 में कितना हुआ, फिर 19 में, क्योंकि पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 18 में, 17 में या फिर 19, 17, 18, 19 3 साल को पूछ सकते हैं। तो 17 में 28, 18 में 25, 19 में 32, ठीक है। SRS का फुल फॉर्म है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसकी स्थापना 1964-65 में हुई थी, ठीक है। आगे है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के बारे में है, तो प्रश्न भी ऐसे आते हैं। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का चतुर्मास निवास है, वो कहाँ होने वाला है? तो जगह का नाम है वासो कुंड, ठीक है। वासो कुंड में इनका निवास होगा, चातुर्मास निवास। जो कि वासो कुंड कहाँ पे है? वासो कुंड आपका वैशाली में पड़ता है। तो वहाँ पे हो सकता है ये सब पूरा ना दे, इतना ये सब ना पूछा जाए। चतुर्मास निवास आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई वासो कुंड का मिलान करना है हमें, तो कहाँ होगा? तो ध्यान रखना कि ये वैशाली में है, ठीक है। दूसरी चीज एक और है कि 2012 से 19 के बीच में, 2012 से 19 के बीच में बिहार में 13 करोड़ पौधों का पौधरोपण किया गया है। 13 करोड़ पौधों का पौधरोपण 2012 से 19 के बीच में किया गया है बिहार में, ठीक है। 18-19 की बात करेंगे तो 2018-19 में फर्नेस ऑयल की जो खपत हुई है वो 26,000 मीट्रिक टन हुई है। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। बिहार में फर्नेस ऑयल की खपत हुई है 18 और 19, 2018-19 में कितनी हुई है? 26,000 मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे है। देखिए नवीन कुमार चौधरी हैं, दरभंगा जिला है, IAS अधिकारी हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता इनको मिली, बिहार के ही रहने वाले हैं। तो नवीन कुमार चौधरी IAS अधिकारी, जो कि पहले IAS अधिकारी हैं जिनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हुई। ये बिहार के रहने वाले थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिहाज से, ठीक है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई है अभी जून 2016 में। बिहार औद्योगिक 2020 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 की घोषणा हुई, जून 2020 में मंजूरी दी गई। यह जो है 2016 बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का संशोधित रूप है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 का संशोधित रूप है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020, जिसको जून 2020 में मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। एलिवेटेड रोड बनाने को मंजूरी दी गई। ध्यान रखना, ये दानापुर और बिहटा के बीच में एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बिहार सरकार ने क्या किया है,
वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन के स्थापित करने की बात हुई है बिहार सरकार की। बिहार सरकार ने वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। कितने जिलों में? 24 जिलों में, जिसमें देखिए पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पहले से मौजूद है वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन। वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पहले से मौजूद है। जो और 24 जिले हैं उनमें है रोहतास है, बक्सर है, सीवान, गोपालगंज, ये यूपी बॉर्डर वाले हैं। ठीक है, रोहतास, बक्सर, सीवान, गोपालगंज यूपी बॉर्डर के हैं। फिर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर ये नेपाल बॉर्डर से हैं। ठीक है, फिर जमुई, बांका, नवादा ये आपके झारखंड बॉर्डर पे हैं। जमुई, बांका, नवादा ये झारखंड बॉर्डर पे हैं। फिर दरभंगा भी है, सहरसा, मुंगेर, बेगूसराय, सारण। तो एक एरिया पड़ता है कौन? बंगाल का, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये उधर होंगे। इनमें से कुछ ऐसी ऐसी जगह होंगी जो किसी भी बॉर्डर सीमा पर नहीं पड़ते होंगे, है ना। तो ये हैं यूपी बॉर्डर पे। देखिए रोहतास, बक्सर, सीवान, गोपालगंज, इससे एक और क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। फिर नेपाल का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर। ठीक, फिर जमुई, बांका, नवादा झारखंड, फिर दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, बेगूसराय, सारण। इन सभी जिलों में वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन स्थापित करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। पहले से 3 जिलों में मौजूद है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुग्रह नारायण सिंह, कौन है ये? अनुग्रह नारायण सिंह नाम है। इनकी 133वीं जयंती मनाई गई है। अनुग्रह नारायण सिंह 133वीं जयंती इनकी अभी मनाई गई है। ठीक है, आगे है जल जीवन अभियान की रैंकिंग जारी की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन की बात अगर करेंगे तो गया, समस्तीपुर, वैशाली का नंबर आएगा। गया, समस्तीपुर और वैशाली का नाम आता है अच्छे प्रदर्शन के रूप में। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। अब इसमें फिसड्डी जिले भी होंगे अच्छा प्रदर्शन करने वाले। फिसड्डी प्रदर्शन करने वाले जो होंगे, जो फिसड्डी वो प्रदर्शन क्या करेंगे, है ना। तो जो फिसड्डी मतलब पीछे हैं उसमें पटना है, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना। जल जीवन हरियाली अभियान के रैंकिंग में गया, समस्तीपुर और वैशाली का अच्छा प्रदर्शन रहा है। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर फिसड्डी रहे हैं इसमें। तो ध्यान रखना अच्छा प्रदर्शन किसका रहा और फिसड्डी कौन रहा। ठीक है, चलिए आगे भी है। अब देखिए पटना जू जो है गैंडे के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया। पटना का जो चिड़ियाघर है ये गैंडे के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पूरे भारत में गैंडे के लिहाज से पहला स्थान किसका है, तो पटना चिड़ियाघर का है। और वैसे पाए तो असम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो वहाँ से गैंडों को स्थापित काम क्या बोलते हैं उसको, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो पटना में इस समय सबसे ज़्यादा है 13। इनकी संख्या कितनी है तो ये भी याद होना चाहिए आपको, 13 है। ठीक है, 13 गैंडे इस समय पटना चिड़ियाघर में हो गए। ठीक है, ये 70 घाट पुल क्या है? 70 घाट पुल जो है गंडक नदी पर है।
गंडक नदी पर बनाया गया है 70 घाट पुल। ये कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण जिले में है। जगह का नाम है केसरिया प्रखंड। केसरिया प्रखंड में, जो पूर्वी चंपारण का प्रखंड है, गंडक नदी पर 70 घाट पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए। पेटकोक फर्नेस ऑयल, ये क्या है भाई? पेटकोक फर्नेस ऑयल पर बिहार सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था 26,000 मीट्रिक टन, है ना, फर्नेस ऑयल के बारे में। तो बिहार सरकार ने क्या किया कि इस पे रोक लगाने का निर्णय लिया है। और सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पन्न करते हैं फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग जो होता सबसे ज़्यादा वो है सीमेंट उत्पाद में। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा उपयोग इनका सीमेंट उत्पादन में किया जाता है, जिसका हिस्सा है 31%। 31% हिस्सा है इनका, साझेदारी इनकी 31% की है सीमेंट उत्पाद में। ठीक है, एनजीटी ने इसको बताया कि घातक है। किसको? पेटकोक फर्नेस ऑयल का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए, एक चीज़ और है कि अकाल पड़ा था कभी 73-74 में, 1973-74 में अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय अनाज और रोजगार देने का काम दरभंगा महाराज ने किया था। और उन्होंने क्या किया, इसके लिए रेल बिछवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना 73-74 में जब अकाल पड़ा था, दरभंगा महाराज ने क्या किया था, रोजगार और अनाज पहुंचाने को रेल बिछवाई थी दरभंगा महाराज ने अकाल के समय में। ठीक है, ये एक फैक्ट है बिहार के लिए। चलिए, तुलसी की ये क्या है? तुलसी की दो प्रजातियां हैं, लौंग और कर्पूर। लौंग तुलसी और कर्पूर तुलसी दो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो पटना जू के हर्बल गार्डन में पाई गई। पटना जू के हर्बल गार्डन में पाई गई दो दुर्लभ प्रजातियां हैं। नाम है लौंग तुलसी और कर्पूर तुलसी। पटना जू के हर्बल गार्डन में पाई गई। ठीक है, इसमें क्या होता, तुलसी में 100 से ज़्यादा औषधीय गुण होता है। इसमें ध्यान रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है और कोविड-19 से भी बचने में विशेष लाभदायक है तुलसी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और लौंग तथा कपूर जो तुलसी है, ये पटना जू के हर्बल गार्डन में पाई गई अभी दो दुर्लभ प्रजातियां। ठीक है, इनके गुण यही हैं, 100 से अधिक औषधीय गुण हैं इनके, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, कोविड-19 से भी बचने में सहायक है, लाभदायक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। बिहार स्टेट बम्बू मिशन बिहार स्टेट बम्बू मिशन है। क्या है ये? बिहार स्टेट बम्बू मिशन। देखिए क्या है इसमें कि बिहार सरकार ने इस मिशन के तहत, बिहार स्टेट बम्बू मिशन के तहत पर्यावरण और प्रवासी मजदूरों का संकट दूर करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने बिहार स्टेट बम्बू मिशन के तहत पर्यावरण और प्रवासी मजदूरों का संकट दूर करने का निर्णय लिया है। ठीक है, पर्यावरण प्रवासी मजदूरों के संकट दूर करने का निर्णय लिया। इसके तहत क्या किया जाएगा, फर्नीचर का निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सजावट के सामान तैयार करने के हुनर विकसित किए जा रहे हैं लोगों में। ठीक है ना, इसी मिशन के तहत बिहार स्टेट बम्बू मिशन, तंबू नहीं बम्बू मिशन, बम्बू मतलब बांस होता है। ठीक है, जीबी कॉलेज है नवगछिया, जीबी कॉलेज जो नवगछिया का जीबी कॉलेज है, इसके जूलॉजी विभाग के अनुसार बांस का जो पेड़ होता है,
जीबी कॉलेज नवगछिया का जूलॉजी विभाग ने बताया है कि बांस का जो पेड़ होता है वो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ये बताया जीबी कॉलेज नवगछिया के जूलॉजी विभाग ने। बरगद की तरह, बरगद भी यही काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता भी है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ाएगा ही, ठीक है। और इसके अलावा फिर पर्यावरण के तापमान को कम करने में सहायक होता है या मदद करता है, ठीक। इतनी चीजें पता हो गई। ठीक है ना। तो पर्यावरण तापमान को कम करने में मदद करता है बांस। कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से सोखता है बांस, बरगद की तरह। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है बांस, ठीक है। जीबी कॉलेज नवगछिया जूलॉजी विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है चीड़ का पेड़। ये क्या है भाई? चीड़ का पेड़, इसका दूसरा नाम है पाइनस रॉक्स बरगाई, वैज्ञानिक नाम होगा। अन्य नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्स बरगाई नाम है। इसका प्रयोग किस में होता है? चीड़ का औषधीय प्रयोग अधिक होता है इसका। इसका औषधीय प्रयोग बहुत अधिक है। इसमें जो औषधीय गुण होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो ये सूजन दूर करने वाले तमाम हर्बल उत्पादों के साथ दर्दनाशक दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो औषधि प्रयोग इसका सबसे अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। सूजन दूर करने वाले तमाम हर्बल उत्पादों के साथ दर्दनाशक दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्स बरगाई, ठीक है। दूसरी प्रजाति है साइकस पेक्टिनाटा। इनके बारे में भी हम आगे बताएंगे। साइकस पेक्टिनाटा आपका बेतिया जिला में पाया गया है। ये क्या है? साइकस पेक्टिनाटा जो है यह साइकस की चौथी प्रजाति है। ध्यान रखना है कि साइकस पेक्टिनाटा जो कि बेतिया जिले में मिला है, यह साइकस की चौथी प्रजाति है। और बेतिया में भी कहाँ? बेतिया में रघिया एक जगह है और दूसरा है मंगुराहा। रघिया और मंगुराहा में, बेतिया के रघिया और मंगुराहा में यह पाया जाता है साइकस पेक्टिनाटा, जो कि साइकस की चौथी प्रजाति है। यह सजावट के साथ साथ इसका औषधीय प्रयोग भी किया जाता है ना। इसका प्रयोग सजावट के लिए साथ साथ औषधीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक और है अंजन। अंजन क्या चीज है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हार्ड विकिया विकिया विनाटा। वैज्ञानिक नाम हार्ड विकिया विनाटा नाम है। कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। ये कैमूर क्षेत्र में अंजन पाया जाता है। हार्ड विकिया विनाटा नाम है इसका। आदिवासियों के बीच में इसकी खासी मान्यता है, मतलब ज्यादातर इसकी मान्यता आदिवासियों के बीच में है, ठीक है। अब इसकी लकड़ी का प्रयोग किसमें होता है? अंजन का अंजन का की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है फर्नीचर में, साथ में औषधि में भी इसका प्रयोग होता है। फर्नीचर बनाने और औषधि में भी इसका प्रयोग, औषधि गुण हो पाया जाता है इसमें भी, अंजन में भी, ठीक है। तो ये तीन नाम जो थे वो थे क्या? ये भी पता होना चाहिए भाई। ये है अंजन, साइकस पेक्टिनाटा और पाइनस रॉक्स बरगाई। अंजन, साइकस पेक्टिनाटा, पाइनस रॉक्स बरगाई को जैव विविधता को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए बिहार सरकार ने
अगर किसी ने इसको काटा है या इसको क्षति पहुंचाई तो क्या करेंगे, 1 लाख का जुर्माना लगाया इस पे। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों पेड़ तीनों का बोआया है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जैव विविधता से जुड़े विरासत को सहेजने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, पहली बार जैव विविधता से जुड़ी विरासत को सहेजने के लिए बिहार सरकार ने पहली बार 3 स्थान जैव विविधता स्थल घोषित किए हैं। ठीक है, तो 3 स्थानों को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। इसमें से एक तो यही अंजन जो कैमूर क्षेत्र में है, दूसरा आपका साइकस पेक्टिनाटा जो कि बेतिया क्षेत्र में है, और तीसरा है पाइनस रॉक्सबर्गई मतलब चीड़ का पेड़। इन तीनों, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे भारत में जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए पूरे भारत में 17 जैव विविधता विरासत स्थल हैं वर्तमान में। ठीक है, तो 3 अभी पहली बार जो बिहार में 3 का किया गया वही है इसमें शामिल। तो ये चीज़ थी इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016। क्या है ये, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 लागू कब किया गया, 5 जून 2016 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 5 जून 2016, या फिर हो सकता है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 दे दिया जाए ना, हो सकता है ये भी दे सकते हैं ना। अभी चर्चा में क्यों हुआ रहा, चर्चा में रहा कि इसको 4 साल पूरा हुआ, जून में इसको 4 साल पूरा हो गया। ठीक है, इस कानून की खासियत क्या है, इस कानून की खासियत ये है कि सभी आवेदक जो होंगे उनको 60 कार्य दिवसों में शिकायत की उनकी सुनवाई हो जाएगी, निवारण का अवसर प्राप्त होगा, निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस जो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है जो 2016 में लागू हुआ, 4 साल पूरा भी हो गया, इसकी खासियत ये है कि सभी आवेदक जो भी रहेंगे उनको 60 कार्य दिवसों के अंदर अंदर उनकी शिकायत की सुनवाई भी की जाएगी, निवारण का अवसर भी दिया जाएगा, और साथ में निर्णय की सूचना प्राप्त होने का उनको कानूनी अधिकार भी देगा। कौन, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान ये क्या है, देखिए पक्षी विहार हैं ये, कुशेश्वर स्थान और वीटीआर 2 पक्षी विहार स्थल हैं। तो कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा में है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वीटीआर, वीटीआर आपका पश्चिमी चंपारण में, कुशेश्वर स्थान पड़ता है दरभंगा में, जिला है ना। चलिए, अच्छा एक चीज है, एक वहाँ पे ऐसी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कुछ बापू आपके द्वार जैसी कोई पहल चलाई गई थी, बापू आपके द्वार, ये क्या है, बापू आपके द्वार, ये बिहार सरकार के द्वारा पहल है, चलाई गई पहल है, एक फोल्डर है। इसके द्वारा क्या होगा, गांधी जी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया है। इसी के जरिए, बापू आपके द्वार के जरिए बिहार गांधी जी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया है, और इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बापू आपके द्वार क्या है, ठीक है ना। चलिए, रॉयल जेली, रॉयल जेली क्या है भाई, रॉयल जेली जो है वो रानी मधुमक्खी भोजन का नाम है, रानी मधुमक्खी के भोजन का नाम है रॉयल जेली। ठीक है, ये क्या है, तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि मधुमक्खी पालकों के लिए रॉयल जेली का कारोबार करने का फैसला किया।
कि मधुमक्खी जो पालक होंगे वो रॉयल जेली का कारोबार कर सकते हैं। ये काम बिहार सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है। मधुमक्खी पालकों के लिए फेडरेशन बनाने की योजना है बिहार सरकार की। मधुमक्खी पालकों के लिए फेडरेशन बनाने की भी योजना है, जैसे कॉमफेड और वेजफेड हैं, उसी तरीके उसी के अनुसार उस पे है आधार पे एक इसका भी फेडरेशन बनाया जाएगा। ठीक है। इसके लिए कुछ जिलों का चुनाव भी किया गया है। और कुछ जिले कौन से हैं? कुछ चयनित जिले हैं। नाम है नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, शिवहर। नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और शिवहर। ठीक है। अब ध्यान ये भी रखना है कि बिहार में शहद का उत्पादन जो होता है वो कितना होता है? तो बिहार में 25,000 टन का, बिहार में 25,000 टन का उत्पादन किया गया। ठीक है। किसका? शहद का। ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ आपको दी जाएगी, जब वीडियो दी जाएगी वीडियो के साथ में शाम को पीडीएफ भी आपको दे दी जाती है। तो पीडीएफ को भी आप पढ़िए, साथ में वीडियो को भी ज़रूर देखें। एक बार वीडियो देख के अगर पीडीएफ पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।